ब्लिंकन जो इजराइल आए थे, इजराइल से वो सऊदी अरबिया जा रहे हैं। सऊदी अरबिया के लिए निकलने वाले थे, उसके पहले ही एक बड़ा विस्फोट हुआ जिसके चलते उनकी यात्रा थोड़े समय के लिए टालनी पड़ी। उधर सऊदी अरबिया से खबर यह आ रही है कि सऊदी अरबिया और ईरान के बीच में एक अलायंस जैसा हो रहा है। ये लोग साथ में युद्ध की प्रैक्टिस करने वाले हैं। अगर इजराइल में देखें तो इस समय चार तरफ से सीधे हमले हो रहे हैं। आज सुबह की बात है कि हूथी ने भी हमला किया है और इराकी मिलिशिया ने भी हमला किया है। हिजबुल्लाह के साथ उसकी लड़ाई लगातार तेज होती जा रही है। कल के कल हिजबुल्लाह ने 5 मरकावा टैंक गिराए हैं और बदले में इजराइल अब भी उसके शहरों पर बम बरसा रहा है। ये और इससे जुड़ी और सारी खबरें लेकर हाजिर हूं, देखते रहिए पूरा वीडियो। हेलो दोस्तों, आपका दोस्त सैयद अली आरफी न्यूज रिएक्शन आरफी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं जिस न्यूज पर रिएक्शन देने जा रहा हूँ, फिर उतरा हूती जंग के मैदान में और सऊदी अरब ने मिलाया ईरान से हाथ। क्या है पूरा मामला, वीडियो को आखिर तक देखें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका टीसीएच पर। हाजिर हूं इजराइल, फलस्तीन, लेबनान, ईरान, मिडिल ईस्ट और इसके बहाने सारी दुनिया की खबरें लेकर। ब्लिंकन इजराइल गए थे, मैंने आपको बताया सीज फायर वगैरह की बात करने गए थे या फिर पता नहीं ईरान पर हमले की प्लानिंग फाइनल करने गए थे, लेकिन इजराइल गए थे। इजराइल से उनको जाना है सऊदी अरबिया और आज वो इजराइल से सऊदी अरबिया गए। अब इसमें कोई बड़ी खबर नहीं है। बड़ी खबर यह है कि जिस समय वो जा रहे थे, जिस समय उनको निकलना था, उस समय ही इजराइल में हिजबुल्लाह के फेंके हुए मिसाइल्स फटे और जिसके चलते उनका जाना टल गया। अब जब मैं बार बार कहता हूं इजराइल का गोदी मीडिया दुनिया का गोदी मीडिया, तो मैं आपको 2 खबरें दिखाता हूं, उससे आपको समझ में आ जाएगा कि यह गोदी मीडिया कैसे काम करता है। इजराइल का यह अखबार है टाइम्स ऑफ इजराइल। टाइम्स ऑफ इजराइल की खबर पर अगर भरोसा करें तो हिजबुल्लाह ने जितने हमले किए हैं, आज तक जितने हमले किए हैं, उसमें कहीं कुछ नहीं हुआ है। सब आसमान में ही गिरा दिए गए हैं या फिर खाली जगह पे वो हमले गिरे हैं, उसका कोई असर नहीं हुआ है। जब ब्लिंकन निकलने वाले थे उस समय जो हमला हुआ, उसको लेकर भी इनका कहना है कि इंटरसेप्ट कर लिए गए। वहीं इजराइल का दूसरा अखबार जेरूसलम टाइम्स यही सेम खबर छापता है कि ब्लिंकन का जाना थोड़ा डिले हुआ और उसके नीचे जो सब लाइन्स हैं उनको गौर से देखिए तो साफ साफ बताता है कि हिजबुल्लाह के जो रॉकेट्स हैं उनका इंपैक्ट हुआ और इंपैक्ट में नुकसान भी हुआ। इससे ज्यादा आगे कुछ नहीं बताता है, लेकिन इतना कम से कम बताता है। यानी इजराइल के अखबारों में ही कंपटीशन है। एक अखबार कह रहा है कि कोई नुकसान नहीं हुआ और दूसरा अखबार कह रहा है मामूली नुकसान हुआ, जबकि इंटरनेशनल जो प्रेस है और जो वहां से वीडियोज आ रहे हैं उनको देख के साफ समझ में आ रहा है कि नुकसान तो लगातार हो रहा है। अभी जो खबर है वो ये खबर है कि वहां के 2 रिजर्विस्ट जो है वो गजा में मारे गए हैं। गजा के अंदर जो लड़ाई चल रही है वहां पर मारे गए हैं 2 लोग। लेकिन यह खबर आप जब इजरायली अखबार देखेंगे तो उसमें कहीं कोने में छोटी सी मिल जाएगी, बाकी वहां यह खबर आपको मिलने वाली नहीं है। इस तरह से इस पूरे युद्ध की पूरी बातचीत की रिपोर्टिंग हो रही है, जिसमें अमेरिकन गोदी मीडिया, इजरायली गोदी मीडिया और हमारा हिंदुस्तानी गोदी मीडिया भी ठीक ठाक रोल निभा रहा है यह माहौल बनाने में कि इजराइल तो बस जीतता चला जा रहा है। मैं बार बार सवाल यही पूछता हूं और यह सवाल पूछा है वहां की मिलिट्री के एक्स चीफ गादी आइजनकोट ने कहा कि ठीक है, हमने सिनवार को मार दिया। हमने जब वो कह रहे हैं तो वो अपनी सेना के बारे में कह रहे हैं, इजरायली हैं तो वो हमने कह रहे हैं, हमने नहीं कह रहा। तो गादी साहब कह रहे हैं कि ठीक है, हमने नसरुल्लाह को मार दिया, हमने सिनवार को मार दिया, लेकिन साथ में सवाल पूछ रहे हैं कि क्या एक भी अगवा किए हुए इंसान को हम वापस ला पाए? और जवाब यह है नहीं। अगर इजराइल जीत चुका है तो फिर गजा पर अभी तक कब्जा क्यों नहीं हुआ? गजा अभी तक कब्जा हो गया होता और सारे के सारे जो उनके अगवा किए हुए लोग हैं वो वापस लौट आए होते। जो कर रहा है वो जानना बहुत जरूरी है। मैं लेबनान पर आऊंगा, हूथी पर आऊंगा, इराकी रेजिस्टेंस पे आऊंगा, ब्रिक्स की बात करूंगा और भी डिटेल में बात करूंगा। लेकिन हुआ यह है कि जब से लेबनान पर लड़ाई शुरू हुई है, गजा में जो कुछ हो रहा है उस पर से लोगों का ध्यान हट गया है। गजा में सीधा सीधा मैसाकर हो रहा है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में नागासाकी और हिरोशिमा में 2 बम गिराए थे, एटम बम गिराए थे अमेरिका ने। यहां जितने बम अभी तक गिरे हैं, अगर उन सबको जोड़ देंगे तो उन बमों से भी शायद आगे निकल जाए। लगातार बच्चों औरतों को मारा जा रहा है, जबालिया कैंप खाली कराया जा रहा है उनसे, जहां भी वो जा रहे हैं वहां से निकलने के लिए कहा जा रहा है और निकलने के प्रोसेस में भी उनको मारा जा रहा है। इस समय गजा में जो हालात हैं वो आप इससे समझ सकते हैं कि इजराइल का अखबार रिपोर्ट कर रहा है कि ब्लिंकन ने
नेतन्याहू से कहा कि कम से कम पब्लिकली ये बोलो कि हम गजा को बिसीज नहीं कर रहे हैं, हम गजा के लोगों को पूरी तरह से खत्म नहीं कर रहे हैं। और बयान जो आ रहे हैं इजराइल से, वो ये बयान आ रहे हैं कि वहां से लोग जाने को तैयार हैं, चलने को तैयार हैं कि गजा में जाएं और अपनी बस्तियां बसाएं। लेकिन इसके लिए जरूरी है कि हमास पूरी तरह से खत्म हो जाए। और सिनवार के मरने के बाद भी हमास खत्म नहीं हुआ है। हमास अपनी लड़ाई लड़ रहा है और लगातार वहां पर इजराइल को नुकसान पहुंचा रहा है। अब जो लोग कहते हैं हमास आतंकवादी है, खैर उनको यही लगता है कि 7 अक्टूबर के बाद सारा कुछ शुरू हुआ। मैं 100 बार बता चुका हूं, 100 तस्वीरें दिखा चुका हूं कि 7 अक्टूबर के पहले भी यही सब जारी था, बस जो दुनिया की मीडिया है उसकी निगाह नहीं गई थी। अब भी इजराइल यही चाहता है कि हमास को किसी तरह से वहां से पूरी तरह से गायब कर दे। उसके बाद जितनी जमीन वो चाहेगा वो दखल करता चला जाएगा, अपने लोगों को बसाता चला जाएगा। सही। हमास का होना शायद इसीलिए जरूरी है कि कम से कम लोग एक लिमिट तक लड़ाई लड़ सकें और वहां आने में सेटलर्स को डर लगे। जिस दिन उनके अंदर से डर खत्म हो जाएगा, इजरायली जाकर वहां पे आराम से बस जाएंगे और गजा के लोगों को दीगर मुल्कों में, अलग अलग मुल्कों में भागने पर मजबूर कर दिया जाएगा। ये हालात इस समय गजा के हैं। सारी दुनिया खामोश है। यूएन के बयान आते रहते हैं, यूनाइटेड नेशन से अलग अलग बयान आते रहते हैं, लेकिन यूनाइटेड नेशंस की तो हालत यह है कि उनके ही 2 लोगों को कल सेंट्रल गजा में मार दिया गया और कोई आवाज उठाने वाला नहीं है। ऐसी हैवानियत आज से पहले दुनिया के इतिहास में नहीं देखी गई है। इजरायली सारी दुनिया को रैंसम करते हैं, सारी दुनिया पर रौब जमाते हैं, ये गिल्ट पैदा करके कि होलोकास्ट में उनके साथ बहुत बुरा हुआ। और मैं उन लोगों में से हूं जो हमेशा कहता रहूंगा कि होलोकास्ट में यहूदियों के साथ बुरा हुआ, नहीं होना चाहिए था। लेकिन आज वो जो खुद होलोकास्ट कर रहे हैं उस पर दुनिया क्यों नहीं बोल रही है? उस पर दुनिया का एक बड़ा हिस्सा, खासतौर पर यूरोप और अमेरिका चुप हैं। यूरोप के ज्यादातर मुल्क और अमेरिका और कनाडा अगर चुप हैं तो यह सवाल पूछा जाना चाहिए कि अगर उस समय होलोकास्ट बुरा था तो आज होलोकास्ट कैसे सही है? आप हिजबुल्लाह को आतंकवादी कह दीजिए, आप हमास को आतंकवादी कह दीजिए, जो भी इजराइल के खिलाफ बोले उन सबको आप आतंकवादी कह दीजिए, लेकिन एक सवाल आपसे पूछा जाएगा कि रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स को, रिहायशी मकानों को गिरा देना, बच्चों को मार देना, यह अगर आतंकवाद नहीं है तो क्या है? कल इजराइल ने एक अस्पताल के पास बमबारी की जिसमें 12-13 लोगों के मारे जाने की खबर है। यूनाइटेड नेशंस का उस पर भी बयान आया है। लेकिन बयान से क्या होना है? दुनिया यह सवाल क्यों नहीं पूछ रही कि तुमने अस्पताल के पास बमबारी क्यों की? कल दावा किया गया कि उस हॉस्पिटल के नीचे 500 मिलियन का गोल्ड और रुपया छुपा के रखा है हिजबुल्लाह ने। यह गजा नहीं है। गजा में तो इजराइल के चाहे बिना कोई पत्रकार जा नहीं सकता था। यहां पर पूरा इंटरनेशनल मीडिया है। लेबनान में हिंदुस्तानी भी बहुत सारे पत्रकार गए हुए हैं। लेबनान ने वो हॉस्पिटल सबके लिए खोल दिया और कहा जाइए जांच कीजिए कि कहां इसमें नीचे सुरंग है, कहां इसमें बंकर है जहां पैसे छुपे हुए हैं। ढेर सारे पत्रकार गए, रिपोर्ट्स आई और सभी पत्रकारों का यह कहना है कि इजराइल का दावा बिल्कुल झूठा है। इजराइल सिर्फ यह चाहता है कि इस तरह का आरोप लगा कि वो हॉस्पिटल को खत्म कर सके। हॉस्पिटल्स को खत्म करना, उसके पूरे का पूरा जो योजना है, उसकी पूरी प्लानिंग है, उसमें हॉस्पिटल्स को खत्म करना बहुत जरूरी उसको लगता है, ताकि जो लोग बीमार पड़े, जो लोग जंग में घायल हों, उनको इलाज ना मिल सके, वो बिना इलाज के मर जाएं। ये है इजराइल की मेंटालिटी और इसके साथ खड़े हैं अमेरिका और बाकी लोग। ब्लिंकन साहब बहुत बातें करके गए। ब्लिंकन साहब को खुद से पूछना चाहिए कि इजराइल जो कुछ कर रहा है वो तो आपके हथियार से ही कर रहा है। तो फिर जितना दोषी इजराइल है उतना दोषी आप क्यों नहीं है? सच्चाई यह है कि अमेरिका की सारी पार्टियां और सारे नेता, और जब मैं सारी कह रहा हूं तो खासतौर पे जो 2 मेन पार्टीज हैं उनकी बात कर रहा हूं, वो सब के सब इस जंग में शामिल हैं, वो सब के सब इस जंग के दागी हैं। इसीलिए जो लगातार इजराइल के साथ लड़ाइयां लड़ रहे हैं उनको आतंकवादी कहना आसान है, लेकिन यह समझना मुश्किल है कि अगर वो नहीं होते तो इजराइल आज किस तरह की हरकतें कर रहा होता। 2006 में वो पहुंच गया था बेरूत। अगर हिजबुल्लाह नहीं होता तो उसको खींचकर कौन बाहर फेंक पाता लेबनान से। इसीलिए हिजबुल्लाह लगातार लड़ रहा है और जमीनी लड़ाई में कहीं से ये आगे निकलते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं। अगर मैं आज की बात करूं आपको, तो अगर पूरे हफ्ते का देखा जाए तो 7 हरमस जो उनके ड्रोन होते हैं, हरमस यूएवी, उनके 4 ड्रोन गिरा चुका है हिजबुल्लाह केवल पिछले हफ्ते में। यह नॉर्मल ड्रोन नहीं है, इनकी कीमत 10 से 20 मिलियन डॉलर आती है। अगर केवल कल की बात करें तो कल 5 मरकावा टैंक्स गिराए हैं। 5 मरकावा टैंक्स को भेदा है हिजबुल्लाह ने
और अगर 1 तारीख जब से जंग शुरू हुई है तब से आज तक का अगर आप देखेंगे तो 28 मरकावा टैंक हिजबुल्लाह बर्बाद कर चुका है, और इन टैंक्स की जो कीमत है मैं बता चुका हूं वो 10 से 20 मिलियन के बीच में है। तो हिजबुल्लाह जमीन पर जो लड़ाई चल रहा है, जब जमीन पर आप अपने ड्रोन्स और आप अपने टैंक्स के सहारे घुसना चाहते हैं, वहां तो लगातार नुकसान पहुंचाया जा रहा है और लगातार इनके लोग भी मारे जाते हैं। लेकिन बड़ी खबर जो है वो हूथी की खबर है। आज सुबह 2 हमले लगभग एक साथ हुए हैं। हूथी का जो हमला हुआ है वो गोलन हाइट्स पे और एलियात पे हुआ है, और वहीं इराक की जो रेजिस्टेंस है उसका जो हमला हुआ है वो जॉर्डन वैली पे हुआ है और गोलन पे हुआ है। सही। ये दोनों हमले मेरे लिए इंपॉर्टेंट इसलिए हैं और दुनिया के लिए इंपॉर्टेंट इसलिए हैं कि अगर आप इराक देखें तो इराक को पूरी तरह से अमेरिका तबाह कर चुका है सद्दाम के मरने के बाद। लगातार वहां पे लूट जारी है, वहां का तेल, वहां का गेहूं सारा का सारा अमेरिका के कब्जे में है, फिर भी वहां के लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। ऐसे ही अगर यमन को देखें जहां से हूथी ऑपरेट करता है, तो 10-15 साल जो अरब के साथ लड़ाई चली है, सऊदी अरब के साथ लड़ाई चली है, उसमें वो भी तबाह हो चुका है और अमेरिका वहां सबसे भारी बम गिरा चुका है। लेकिन इन सब के बावजूद ये दोनों जमे हुए हैं, ये दोनों लगातार फायरिंग कर रहे हैं और लगातार इजराइल को अगर नुकसान पहुंचा रहे हैं तो समझना चाहिए कि आखिर इनकी जिद के पीछे क्या है। और इन सबको शांत करने का तरीका एक ही था। ब्लिंकन साहब कह रहे हैं कि अब युद्ध का समय खत्म हो गया है, युद्ध अब बंद हो जाना चाहिए। अरे आप ही ने युद्ध शुरू कराया, आप ही युद्ध के लिए हथियार दे रहे हो। जब बात सीज फायर की फाइनल हो गई और आपके अपने नेतन्याहू ने एक और शर्त डाल के बातचीत बर्बाद कर दी, तो आप खामोश बैठे हुए थे और अब आप जंगबंदी की बात कर रहे हो, अब आप सीज फायर की बात कर रहे हो। अब तो सीज फायर की कहीं कोई उम्मीद ही नहीं रही। लेबनान के साथ जो सीज फायर है उसमें इजराइल डिमांड कर रहा है कि हिजबुल्लाह को डीआर्म कर दिया जाए, उससे सारे हथियार छीन लिए जाए और लेबनान के पूरे एयर स्पेस को छोड़ दिया जाए खुला आईडीएफ के लिए, यानी उसकी सेना के लिए। कौन सा मुल्क ऐसी शर्तें मानेगा? ये सीज फायर की शर्तें नहीं हैं, ये आत्मसमर्पण की शर्तें हैं। और आत्मसमर्पण तो तब किया जाता है जब आदमी हार मान ले। न हिजबुल्लाह ने हार मानी है, न हमास ने हार मानी है, लगातार लड़ाइयां हो रही हैं। अभी मैंने आपको बताया था कि नेतन्याहू के घर पे हमला आया था। जो अभी ताजा रिपोर्ट्स आई हैं वो बता रही हैं कि नेतन्याहू के बेडरूम का जो कांच है, खिड़की का जो कांच है, उस पर चोट आई थी, उस तक पहुंचे थे मिसाइल। मतलब बहुत सीधी सी बात है कि अगर आप हिजबुल्लाह के ठिकाने जानते हो तो हिजबुल्लाह भी आपके ठिकाने जानता है। और हिजबुल्लाह ने सामने आके जिम्मेदारी ली। नेतन्याहू अब कह रहे हैं कि मेरे ऊपर जो हमला हुआ उसका बदला लिया जाएगा। अरे आप हर चीज का बदला ही तो ले रहे हो। आपको सबसे सबका बदला ही लेना है, आपको जंग लगातार जारी रखनी है। सही। अपनी गलतियां आपको दिखाई नहीं देती। आप कभी नहीं कहोगे कि जो रिहायशी इलाकों पर हमला करके कितने सारे घर आपने बर्बाद कर दिए हैं, कितने सारे मासूम लोगों को मार दिया है, उसका बदला आपसे कौन लेगा? अगर हिजबुल्लाह कहे कि हम उसका बदला आपसे ले रहे हैं तो फिर आप क्या कह सकते हैं? लेकिन ठीक है, आपके पास ताकत है, आपके पास अमेरिका है, आपके पास गोदी मीडिया है, इसलिए आप जो चाहे वो फैला सकते हो, जैसे चाहो वैसे नरेशन सेट कर सकते हो। हालांकि इसका टाइम अब निकल गया है, दुनिया साफ साफ बदलती हुई नजर आ रही है और इसका सबसे बड़ा नजारा इस समय ब्रिक्स की मीटिंग है। ब्रिक्स की मीटिंग को अगर एक लाइन में कहा जाए कि यह अमेरिका और यूरोप का जो डोमिनेंस है उसके खिलाफ ये मीटिंग है, तो इसमें कहीं गलत नहीं होगा। अगर देखें तो दुनिया के पॉपुलेशन के 43% यानी आधे से थोड़े कम के रिप्रेजेंटेटिव वहां पर हैं। रशिया तो है ही, चाइना है वहां पर, इंडिया है वहां पर, ब्राजील है वहां पर, पाकिस्तान ने अप्लाई किया हुआ है, पाकिस्तान गया हुआ है, ईरान गया हुआ है, बांग्लादेश गया हुआ है, श्रीलंका गया हुआ है। आप देशों के नाम गिनाते जाइए। अफ्रीका और एशिया के ज्यादातर जो मुल्क हैं इस समय ब्रिक्स की मीटिंग में हाजिर हैं और वहीं पर फलस्तीन के जो राष्ट्रपति हैं उनको भी बुलाया गया है, वो भी हाजिर हैं। अमेरिका कहता है कि अमेरिका का गोदी मीडिया कहता है कि पुतिन जो है आइसोलेट हो गया है दुनिया में। लेकिन यह मीटिंग देखने के बाद तो लगता है कि शायद अमेरिका और यूरोप आइसोलेट हो गए हैं। पुतिन के साथ तो इतने सारे लोग मिलने गए हुए हैं, सारे प्रतिबंधों के बावजूद। लगातार अमेरिका ने सैंक्शंस लगाए हैं, लेकिन उसके बावजूद रशिया लगातार फैलता जा रहा है साउथ ईस्ट एशिया में, एशिया में, साउथ एशिया में। अगर आप देखेंगे तो अफ्रीका में, यहां तक कि मिडिल ईस्ट में रशिया और चाइना का असर लगातार बढ़ता जा रहा है। कभी मजाक उड़ाया था बाइडेन में कि रशिया चाहे तो ईरान को भी अपने साथ ले ले। आज कंडीशन यह है कि रशिया, चाइना, ईरान का जो ट्रायंगल है वो इतना मजबूत बन चुका है कि अमेरिका के माथे पर भी बल पड़ रहे हैं कि अगर इंटरनेशनल लड़ाई हुई, अगर यह लड़ाई थर्ड वर्ल्ड वार में तब्दील हुई, तो कौन किसके साथ खड़ा होगा कोई नहीं जानता। लेकिन चाइना, नॉर्थ कोरिया और ईरान ये साथ में खड़े होंगे, ये तो सारे लोग जानते
जानते हैं। तो दुनिया बदल रही है, दुनिया में नए सिरे से सारी चीजें एडजस्ट हो रही हैं और इस एडजस्टमेंट में एक गुस्सा है कि अमेरिका का जो तानाशाही अमेरिका की चली है, अमेरिका की जो गुंडागर्दी है, उसके खिलाफ दुनिया भर के ढेर सारे मुल्क एक साथ खड़े हो रहे हैं। इंडिया के बारे में तो मैं बहुत ताकत के साथ नहीं कह सकता, हालांकि चीन के साथ समझौते की जो खबरें आई हैं वो बहुत अच्छी हैं, लेकिन आप यूक्रेन भी मिलने चले जाते हो, आप यहां भी चले जाते हो, तो समझ में नहीं आता आप एग्जैक्टली कहां खड़े हो। आज नहीं तो कल हिंदुस्तान को भी फैसला करना पड़ेगा कि वो कहां खड़ा है, और अगर वो रशिया, चाइना, ईरान के साथ खड़ा नजर आता है तो उसको फलस्तीन के साथ भी खड़ा करना पड़ेगा। तब उसको फैसला लेना होगा कि वो इजराइल के साथ खड़ा होता है या ईरान के साथ। अभी वो दौर आया नहीं है, लेकिन वो दौर भी जल्दी ही आएगा जब हिंदुस्तान को भी बहुत सीधा फैसला लेना पड़ेगा कि वो इस तरफ है कि उस तरफ, क्योंकि दुनिया बहुत साफ साफ दो हिस्सों में बट रही है, जिसमें आपको या तो इस तरफ रहना पड़ेगा या उस तरफ। बीच बीच में से चलते रहने का जो वक्त है वो चला गया है। तो अभी तक ये हालात हैं दुनिया के, ये हालात हैं फलस्तीन में, लेबनान में, इजराइल में, ईरान में। लगातार इजराइल दावे कर रहा है कि वो बड़ा हमला करेगा, लेकिन आज एक और दिन बीत गया और अभी हमले की कोई खबर है नहीं। ब्लिंकन के जाने के बाद अगर कुछ तय हुआ होगा तो वो होगा, और जो जब जैसे होगा वैसे मैं आपको बताता रहूंगा। फलस्तीन और गजा की तरफ ध्यान बनाए रखना जरूरी है, क्योंकि इजराइल बाकी सारी खबरों को सामने करके ये छिपा रहा है लगातार कि गजा में किस तरह का जेनोसाइड चल रहा है, गजा में किस तरह का मर्डर चल रहा है। उसके पक्ष में लगातार आवाज़ उठानी होगी। अपने सोशल मीडिया से लेकर जहां जगह मिलती है लिखिए, यकीन जानिए कि इस लिखने का असर पड़ता है, आपके नेताओं तक बात पहुंचती है, और कौन जाने कि फ़लस्तीनियों का ये जो बलिदान है वो इस बार काम आए और फ़लस्तीन, जैसा कि सारी दुनिया में मांग उठ रही है, आज़ाद हो जाए, आज़ाद मुल्क बने। बस आपको इतना बता दूं कि जब इंग्लैंड के ऊपर जर्मनी के हमले का खतरा हुआ तो चर्चिल से बहुत सारे लोगों ने कहा कि जाके समझौता कर लो। चर्चिल ने कहा कि जो कौमें आत्मसमर्पण कर देती हैं, जो कौमें झुक जाती हैं, वो हमेशा के लिए ख़त्म हो जाती हैं, लेकिन जो कौमें लड़ती हैं, जो कौमें अपने हक़ के लिए संघर्ष करती हैं, वो हमेशा के लिए अमर हो जाती हैं। फ़लस्तीनियों ने अपने हक़ के लिए संघर्ष किया है, इसीलिए, और लंबा संघर्ष किया है, पिछले 70 साल से संघर्ष कर रहे हैं, और इसीलिए हमारे फ़राइज़ में शामिल है, हमारा फ़र्ज बन जाता है कि हम उनकी आवाज़ में अपनी आवाज़ मिलाएं। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया। तो दोस्तों, वीडियो आपने पूरी देख ही ली है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, इसी तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट में हमें लिखकर बताएं वीडियो आपको कैसी लगी है, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।